मैं साजिद तारड़ इस हफ्ते जिन चीज़ों पे बोलूँगा उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही जज्बाती हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सारे देखने वालों को ईद मिलादुन नबी की मुबारक देना चाहूँगा। 12 रबीउल अव्वल हर मुसलमान के लिए बहुत ही मुबारक दिन होता है, जिस दिन हमारे रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इससे बड़ा दिन मेरे ख्याल में किसी मुसलमान की ज़िंदगी में इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। लेकिन इस दफ़ा मैं अफसुर्दा क्यों हूँ इस दिन पे? जो कुछ फ्रांस में हो रहा है आज, जिस तरीके से हमारे प्यारे पैगंबर के खाके दिखाए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में जिस तरीके से फ्रांस इसको हमारे साथ हमारा मजाक उड़ा रहा है, मैं आज गमगीन हूँ इस पे। दूसरा सबसे बड़ा मुझे अफसोस इस बात पे कि सऊदी अरेबिया, जहाँ पे हमारे दो हरमैन जहाँ पे मस्जिद नबवी और जहाँ पे खाना काबा, वो मुल्क जो है वो फ्रांस के साथ खड़ा है। वो कंडेम नहीं कर रहा, उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर रहा। मेरे लिए दूसरा अफसोस का मुकाम ये है। मेरे लिए तीसरा अफसोस का मुकाम ये था कि इस हादसे के बावजूद पीडीएम ने क्वेटा में जलसा किया और उसको क्वेटा में जलसे को लीड करने वाले मौलाना फजलुर रहमान थे, जो मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं। उन्होंने बजाय इस जलसे को कैंसिल या पोस्टपोन करने की बजाय, सऊदी अरेबिया को कंडेम करने की बजाय, एहतजाज करने की बजाय क्वेटा में जलसा किया। उस जलसे में फिर नवाज शरीफ साहब ने हमारे सरकारी इदारों का मजाक उड़ाया, फौज पे उन्होंने तनकीद की, फौज पे हमले किए उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे एक मौलाना अवैस नूरानी साहब ने हालत जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान को अलग सूबा बनाएंगे। ये रबीउल अव्वल में हो रहा है। फ्रांस एक तरफ एक मुसलमानों को टेस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ मुसलमान 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तानी बिलखसूस पहले सिंध पुलिस को यूज़ किया गया सफदर साहब की हिरासत पे, पहले उनको उकसाया गया। और उसके बाद बलूचिस्तान की अलहदगी, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब का मजाक उड़ाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर क्या होती है। आपका दुश्मन आपके इदारों को और बिलखसूस अवाम को फौज के खिलाफ उकसाता है, आपको अंदर से ख़त्म करता है। आपके खिलाफ 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर का ऐलान किसने किया? नवाज शरीफ साहब, मौलाना अवैस नूरानी साहब, अय्याज सादिक साहब। और क्यों किया है? मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा इमरान खान साहब को, बाजवा साहब को। देखें, जब चोर होता है उसने चोरी करनी होती है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन रखवाली की कस्में खाने वाले, मुल्क व कौम को ख्वाब दिखाने वाले, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का मैंडेट डिलीवर नहीं किया। आज अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने दिया जाता, आज अगर अवैस नूरानी साहब से सख्ती के साथ डील किया जाए, अय्याज सादिक साहब के साथ, जिन्होंने एक जीती हुई जंग को हारने में चेंज करने की कोशिश की है, अगर इनको डील ना किया गया तो खान साहब ये प्रेसिडेंट बनेगा। हर चोर सियासतदान उठ के आपका गिरेबान पकड़ेगा। और जिस तरीके से अब नवाज शरीफ साहब हमारी फौज के सिपाहियों को कह रहे हैं कि अपने रैंक्स में उनमें तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये 5th जनरेशन वॉर है। उन्होंने सबसे पहले आज तक MQM ने यही तरीकाकार शुरू किया था, अब नवाज शरीफ साहब ने उसका काम करना शुरू कर दिया। अय्याज सादिक साहब के मैंने स्पीच सुनी और उसके बाद मैंने इंडिया का मीडिया देखा, वो इंडिया में क्या बातें कर रहे हैं। शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सारा कुछ रबीउल अव्वल में हो रहा है। अय्याज सादिक साहब की भी हमदर्दियां इस्लाम के साथ नहीं, अपने पैगंबर के साथ नहीं है, बल्कि अपने मुल्क अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, अपने अदारों को ख़राब कर रहे हैं।
जितना भी अफसोस किया जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, वो कम है। लेकिन इसको यहीं रुकना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जीती हुई जंगों को हारने वालों का शौक पूरा नहीं होना देना चाहिए। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं खान साहब को एक दूसरी बात कहूँगा। खान साहब, आपने स्पीच की लॉयर्स अपने तहरीक इंसाफ के लॉयर्स में, और आपने कहा कि नवाज शरीफ अगर आए तो मैं उसके साथ डील करूँगा। आपने दो काम नहीं किए। जो लोग उनको बाहर भेजने में इन्वॉल्व थे, आप उनका एहतसाब करें, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जेल जो है, आपने उसको 5 स्टार होटल बना दिया। मैंने अपने पिछले सेगमेंट में भी कहने की कोशिश की थी कि कोट लखपत जेल लाहौर में छोटे चोरों ने, कई मासूम चोरों ने एक बड़े चोर की अय्याशी पे हड़ताल का इरादा कर लिया था। उनका कहना यह था, बल्कि मेरे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना अपना खाना खुद ऑर्डर करते हैं, उनके लिए जर्दे और बिरयानियाँ बन रही हैं, उनको 4 अखबारें दी जाती हैं रोज़ाना, उनको किताबें दी जाती हैं, जहाँ जाते हैं अपनी कुर्सियाँ साथ लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं अपनी मैट्रेस साथ लेके जाते हैं, इंपोर्टेड वाटर पीते हैं। हाँ साहब, ये क्यों रियासत मदीना का मजाक क्यों बन रहा है? इसको प्लीज़ यहीं रोकें। कैदियों से कैदियों वाला सलूक करें, मुजरमों से मुजरमों वाला सलूक करें, और उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया। आपने अगर एहतसाब ना किया क्रॉस द बोर्ड, आपकी पार्टी में ज़्यादातर सियासी यतीम आपके आसपास हैं, आप पे किसी को शक नहीं है, आपकी हुब्बुल वतनी होने पे, वतनी पर कोई शक नहीं किसी को। लेकिन हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, उसको इस तरह कहा जाता है, कहते मैं वसनी है, मेरे पेके नहीं वसण देंदे। आप पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, लेकिन आसपास आपने जितने लोग इकट्ठे कर लिए हैं, वो आपको तरक्की नहीं करने देंगे, वो आपको मैंडेट डिलीवर करने से रोक रहे हैं। इस तरीके से गवर्नमेंटें नहीं चलती, इस तरीके से लीडरशिप नहीं होती। प्लीज़ स्टैंड अप अगेंस्ट करप्शन, एहतसाब करें, भरपूर एहतसाब करें। अल्लाह ना करे कि आप इसमें लेट हो चुके हो, अभी भी काफ़ी वक्त मौजूद है। आपको चाहिए कि इन चीज़ों को रोकें। जो 5th जनरेशन वार है, जो हाइब्रिड वार है, इनको करने वालों को, इनके खिलाफ ट्रीजन के केसेस होने चाहिए, क्योंकि कौम देख रही है, अंदर से खोखला किया जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया ने इसको पोर्ट्रे किया, जिस तरीके से आपका मजाक उड़ाया गया पूरी दुनिया में, ये काबिल सताइश नहीं है। दूसरी बात, मैं फ्रांस की तरफ जाना चाहूँगा। फ्रांस के इस वाक़े में पाकिस्तान टर्की के साथ है, सऊदी अरेबिया अपने अलग दूसरे रास्ते पे है, और फ्रांस के साथ खड़ा है। अब फ्रांस में 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और यूरोपियन यूनियन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है। वहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस इज़ कम्प्लीटली स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इस्लाम, और बिल्कुल उसी के जरासीम अमेरिका में भी आने शुरू हो चुके हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता। मैं अगले दिन एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे मौलाना ताहिरुल कादरी साहब से किसी ने क्वेश्चन किया कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पैगंबर के खाके बनाते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर मैं उठ के आपके मुंह पे थप्पड़ मारूं तो क्या वो भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में आता है? अगर जो हमारा मज़हब हमें अलाउ नहीं करता, अगर एक चीज़ हमें नहीं पसंद, आप उसको रोकते क्यों नहीं हैं? जिस टीचर के ख़िलाफ़ ये अब्दुल्ला जो चेचन लड़का था जिसने ये स्टेप उठाया, उस टीचर के ख़िलाफ़ पहले पुलिस रिपोर्टें मौजूद थी, वो उसको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुका। तो आप और दूसरा, उस बच्चे को 9 गोलियां मार के मारा गया। वो उस बच्चे के पास छुरी थी, उस पर टेजर गन क्यों नहीं चलाई गई? उसकी टांगों पे फायर क्यों नहीं किए गए? और उसके बाद मैं अगले दिन हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था, जिस तरीके से अल्जायर में और अल्जेरिया में वहाँ के लीडरों को मार के उनकी गर्दनें एज ए ट्रॉफी हंटिंग के ज़ुमरे में फ्रांस के म्यूज़ियम्स में पड़ी है, तो उनके बारे में फ्रांस का क्या ख्याल है? और अगर हमें ये चीज़ें नहीं पसंद तो हमारे मजाक, हमारे रसूल का की नौज़ बिला बेदबी क्यों की जाती है?
इस चीज़ का पता होने के बावजूद कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं खान साहब को यहाँ अप्रिशिएट करूँगा। खान साहब ने इसको ना सिर्फ कंडेम किया, इन्होंने लेटर लिखे। मैं इस चीज़ को, अच्छी चीज़ को लाजमी अप्रिशिएट करूँगा। खान साहब हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। हमारे जो इमोशंस थे उनसे खान साहब हैज़ जस्टिफाइड इट। दूसरी चीज़ मैं इस दफ़ा बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की फेल फॉरेन पॉलिसी। फेल किस तरीके से? अगले दिन फैटफ पे वोटिंग हुई और पाकिस्तान के खिलाफ वोट डालने वालों में अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई था। यूएई और सऊदी अरेबिया मैं इतना उसको माइंड नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान आज पाकिस्तान की तबाही का ज़्यादा मूजब अफगानिस्तान है। वो किस तरीके से? पाकिस्तान में हेरोइन लाया तो अफगानियों ने लेके आए। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर को फ़रोग दिया, अफगानिस्तान से आया। पाकिस्तान के ऊपर अफगानी महाजरीन का इतना बड़ा बोझ है जिसकी हद नहीं है, और आज आपके इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे दुश्मन अफगानी है। ये क्यों है? ये पाकिस्तान की फेल फॉरेन पॉलिसी है। आपने अफगानिस्तान अमेरिका जंग में बहुत पैसे बनाए। आज मेरे कई जर्नलिस्ट दोस्त मुझे कहते हैं कि चाइना इज अ टेस्टेड फ्रेंड, बट व्हाट अमेरिका हैज डन फॉर अस। आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका ने आपके साथ क्या किया। अमेरिका ने आपको F-16 दिए, आपको कंटेनरों में भर भर के डॉलर दिए। आज मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके बाप की साइकिलों की दुकानें थी, आज आधा आधा दुबई ओन करते हैं। वो आपका कसूर था कि उन डॉलरों को यूटिलाइज नहीं कर सके, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपके करप्ट सियासतदान उनसे दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां खरीदते रहे। इसमें अमेरिका का कसूर है, इसमें आपका कसूर है। आपने उन पैसों को असली जगह पे नहीं जाने दिया। आपने अपने कौम के साथ गद्दारी की। आप पाकिस्तानी नहीं बने। इसमें अमेरिका का कसूर है, इसमें CIA का कसूर है, इसमें अमेरिका का आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते अमेरिका पे। अमेरिका ने आपके साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन आप पाकिस्तान की करप्शन आपको ख़त्म कर रही है, अभी करेगी और मज़ीद। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कोरोना से बच जाएंगे, करप्शन के वायरस से नहीं बच सकेंगे। जब तक अपने जहनों से आप दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां नहीं निकालते, आप पाकिस्तानी नहीं बनते, मुसलमान नहीं बनते। पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, सियासतदान पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी सियासतदान अकेला करप्शन नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मिलती है तब करप्शन होती है। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी सियासतदानों की तो होती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की कौन करेगा? आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके बाद मैं जो अगली चीज़ पे बात करना चाहूँगा वो अमेरिका इंडिया के आपस में दफाई मुआहदा और उस रीजन में जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उनके बारे में बात करूँगा। अमेरिका ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया है कि जिसके ज़रिए वो अपनी इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, सैटेलाइट एक्सेस उनको देंगे। इससे नज़र आ रहा है कि हमारे अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते जुदा होते जा रहे हैं। आप चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे थे, अब मज़ीद करते जाएंगे आप। मैं यहाँ पे एक ज़रूर बात ये करना चाहूँगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने आईफोन बनाने वालों की दोस्ती छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों से दोस्ती लगा ली है। फाइन, आपके पड़ोसी हैं, आपके नज़दीक हैं, मे बी राइट, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। करप्शन इज़ पार्ट ऑफ चाइनीज़ कल्चर, आपको उससे मुतात रहना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ चाइना का एक बहुत अच्छा कस्टमर है, वो उसको कभी लूज़ नहीं करेंगे, ना करना चाहेंगे। कोशिश करें, बैलेंस करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस करने की कोशिश करें। अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, अच्छा फॉरेन मिनिस्टर रखें। अभी तक आपकी ना तो फॉरेन पॉलिसी है, ना अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है। आपकी जियोग्राफिक लोकेशन आपकी फॉरेन पॉलिसी का काम कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं अगली जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत ही कंसर्नेबल थी, वो इंडोनेशिया में आज से 19 साल पहले एक आर्मी जनरल सैयद मुस्तफ़ा अनवर साहब ने पाकिस्तान एम्बेसी को बेच दिया उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग से उन्होंने 13,20,000 डॉलर बनाए उन्होंने। ये एक लम्हा फिक्रिया है। 19 साल वो केस चलता रहा नैब में और आपकी अदालतों में। 19 साल में कितनी गवर्नमेंट्स आई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, परवेज मुशर्रफ, हर पार्टी ने उनको रिलीफ दिया, उनका केस नहीं लगा। लेकिन
जब उनकी डेथ होती गई तो फौरन 6 महीने के अंदर उनका केस जो है उसको बंद कर दिया गया। उनकी बच्ची को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हमारा बाप मर चुका है, तो ये अब जाहिर है कि ये केस ख़त्म कर दिया जाए। आप अपने लोगों को खुद ही बताते हैं कि करप्शन किस तरह की जाती है। वो 13 लाख डॉलर जो आज से 19 साल पहले अगर देखा जाए तो मिलियंस में होगा। आपने एक बंदे को इजाज़त दी कि सरकारी बिल्डिंग बेच के और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके 19 साल केस ना लगने दे और आप उन पैसों को जायज़ कर देंगे। आप उन पैसों को उसकी औलादों से क्यों नहीं मांगते? आप उसकी प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं करते? आप ऐसे ऐसे हरबे खुद ही बना के लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से करप्शन की जाती है। आप खुद ही बताते हैं कि किस तरीके से नैब के साथ डील बना के अपने पैसे हलाल किए जा सकते हैं। खान साहब, आपको देखना होगा, मैंने आपकी नैब रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की है। उसमें तीनों पार्टियों के लोग सपोर्ट करने वाले हैं। उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एमएनएज और सेनेटर मौजूद हैं। ये एक दूसरे की करप्शन कवर करने की कोशिश क्यों की जाती है? एक दूसरे के लिए पूरा साइज जेलें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्हीं जेलों में कल को हमने भी जाना है। ये इसको किसने रोकना है? किसी पाकिस्तानी ने रोकना है। 73 साल के डाकों का हिसाब किसी ने लेना है। अब टाइम आ चुका है, ये इसके लिए आपको स्टेप अप होना पड़ेगा। अब हर इंसान के पास तालीम है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन है। वो जवाब मांगेगा थोड़े अरसे तक। अगर आप अपना मैंडेट डिलीवर ना कर सके तो किसी और को डिलीवर करना पड़ेगा। कौम जागना चाहती है, कौम रिफॉर्म करना चाहती है। आपके ओवरसीज पाकिस्तानी चाइना, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई और सऊदी अरेबिया में धक्के खाते फिर रहे हैं। उनकी सड़कें बना रहे हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहा है। ये कौम पूछेगी आपसे कि ये क्यों हुआ था। अब आखिर में मैं जिस चीज पे बात करना चाहूंगा वो अमेरिकन इलेक्शन है। इस वक्त आज डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो बाइडन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और आज की डेट में 3 दिन पहले इलेक्शन से अब CNN ने कहना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता कि डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग द पोल। डोनाल्ड ट्रंप हिस्पैनिक वोट्स में आगे जा रहे हैं। CNN ने कहना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इज कैचिंग अप। अब इस दफा इस वक्त बैलेट पे क्या है? इट्स वेरी क्लियर, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना। 47 years वर्सेस 47 months। NAFTA, जाबे, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल इंडिपेंडेंस, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, चाइनाज टेरिफ वॉर, बॉर्डर वॉल, और ये सारी चीजें बैलेट पे। रैकेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज एक नई चीज आई है कि अमेरिकन इकॉनमी 31% के हिसाब से ग्रो कर रही है। पिछले क्वार्टर में 31% ग्रोथ, विच इज रिमार्केबल। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि आप मेरी तरक्की चाहते हैं या जो बाइडन का डिप्रेशन चाहते हैं। इसमें एक और खास बात जो आज से 2-3 दिनों से हुई है, मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं। यहां से 100 मील के फासले पे एक शहर फिलाडेल्फिया है। उसको सिटी ऑफ ब्रदरली लव कहा जाता है। और वॉशिंगटन DC, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, वॉशिंगटन DC से पहले फिलाडेल्फिया कभी अमेरिका का कैपिटल भी रहा है। जो 13 फर्स्ट कॉलोनीज थी उनका कैपिटल भी रह चुका है। वहां फिलाडेल्फिया जल रहा है। वहां पे एक वाल्टर वॉलेस जूनियर आज से 4 दिन पहले 27 years old, 9 बच्चों का बाप है, उसने चाकू लेके, छुरी लेके 2 पुलिस वालों को अटैक किया। उसकी वीडियो मौजूद है। लोग मुसलसल कहते हैं वो ज़हनी तौर पे बीमार था। एक बीमार आदमी छुरी लेके एक पुलिस वाले पे अटैक करे तो क्या ख्याल है, पुलिस वाला उसकी छुरी के जख्मी हो जाए, अपनी जान जाया कर दे? ये क्वेश्चन मार्क है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके बारे में कहा है कि फिलाडेल्फिया जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के कोई हालात नहीं है, और वो लॉ एंड ऑर्डर के कैंडिडेट हैं और जो बाइडन लूटने वालों के कैंडिडेट हैं। फिलाडेल्फिया में क्या हुआ, वो छुरी लेकर पुलिस वाले पे उसने अटैक किया, उसको गोलियां मारी गई और वो हॉस्पिटल जाके मर गया। उसके बाद जो लॉटरी जिस तरीके से निकलती है, जिसको डेमोक्रेट पार्टी
पुरअमन एहतजाज कहती है, वो दरअसल रॉयट्स होते हैं, लूट मार होती है। 40 से ज़्यादा स्टोर लूटे गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में अगले दिन एक रैली में कहा कि पीपल वर स्टीलिंग वॉशिंग मशीन्स। वो एहतजाज नहीं था, बिग स्क्रीन टीवीज उठा के लेके जा रहे हैं। वॉलमार्टों को लूटा गया, स्टोरों को लूटा गया। 30 पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। एक स्याह फार्म ने पूरी स्पीड पे गाड़ी चला के पुलिस वाले पे चढ़ा दी, उसकी टांग भी टूट गई और बड़ी सेंसिटिव हालत में है। तो मेरे ख्याल में, मैं ये भी कई दफ़ा कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की आधी कैंपेन तो डेमोक्रेट पार्टी ने खुद ही चला दी है, अमेरिका को जला जला के। दूसरा, कोविड को सियासत में लाया गया। दूसरा, रेस कार्ड खेला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यकीनी बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगले 4 साल के लिए जीतेंगे। एक और बात है, एक आज मैंने नई चीज़ जो देखी, कैलिफोर्निया में और वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टीज, अपने बिजनेसेस को बंद करके बोर्ड अप कर रहे हैं इलेक्शन वाले दिन के लिए। क्योंकि जो स्टेटें इस वक्त डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर जिनको चला रहे हैं, उन्होंने प्लान बना दिया है कि 3 नवंबर को जब वो इलेक्शन हारेंगे तो फिर ज़्यादा वो लूट मार करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को जलाएंगे। ये जमहूरियत नहीं है, ये कुछ और ही है। मैं अगले हफ्ते तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।